ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें आपका किरचॉफ्स लॉ। पिछला क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कुछ एग्जाम्पल लिए थे एक्सरसाइज के रूप में। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक स्टेप कम कीजिए। अब यहां देखेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ में क्या कह रहा है, दो लॉ, इसको ध्यान देना होगा, कोशिश करना होगा कि आज की आज ही सीख ले। मैं भरपूर प्रयास करूंगा सिखाने का, अब गारंटी भी लूँगा। बस केवल कंसंट्रेशन आप लेकर के बैठेंगे वीडियो के सामने, गारंटी आप सीख लो। तो इनका पूरा नाम गुस्ताव किरचॉफ्स, लेकिन पॉपुलर है डबल के इसमें ज्यादा है, गुस्ताव, GUSTAVKIRCHHOFF किरचॉफ्स लॉ। मोस्ट पॉपुलर सर इसी से हैं, किरचॉफ्स लॉ। तो जिस प्रकार से न्यूटन्स लॉ नाम का कोई चीज नहीं है सर, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उस तरह से किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दो लॉ है सर। इसमें ध्यान देना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। पहला है जंक्शन रूल, या इसी को पॉइंट रूल कहा जाता है। जंक्शन रूल और पॉइंट रूल, और दूसरा को लूप रूल कहा जाता है या मेश रूल, ये कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला सिंपल है लेकिन काफी हेल्पफुल है न्यूमेरिकल बनाने में। और दूसरा क्या है, कभी कभी बड़बोलेपन में लोग कहता है कि जहां ओम्स लॉ फेल करता है वहां किरचॉफ सेकंड लॉ काम करता है। ओम्स लॉ फेल नहीं करता कंडक्टर के केस में, बस ओम्स लॉ का एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओम्स लॉ का एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सर्किट में, वहां सिंपल कर देता है सेकेंड लॉ, लूप रूल। इसलिए लूप रूल क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए दिमाग में ही नहीं कि जहां ओम्स लॉ फेल करता है वहां किरचॉफ सेकेंड लॉ आता है, बल्कि किरचॉफ लॉ का सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन सर्किट को आसानी से सॉल्व कर देता है और सर्किट के किसी भी ब्रांच से करंट कितना है आसानी से निकाल देता है। सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से निकाल देता है, इसलिए ज्यादा यूजफुल हो गया और पॉपुलर हो गया। ठीक, तो पहला देखेंगे हम लोग ये जंक्शन रूल क्या है। तो जंक्शन रूल का क्या है, जो भी रूल होगा उसका अपना एक डेफिनिट स्टेटमेंट होगा, डेफिनिट स्टेटमेंट होगा और उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा। इसको तो ध्यान से देखना है, थोड़ा डिटेल्स में इसको हम बताएंगे। तो इसका डेफिनेशन पहले देख लिया जाए कि लूप रूल का डेफिनेशन क्या है, जंक्शन रूल का या पॉइंट रूल का। इसका कहना है ही the algebraic sum of, या फिर थोड़ा डिटेल्स में देखा जाए, इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर
नेटवर्क ऑफ conductors, the algebraic sum of current meet at a point is always equal to 0. The algebraic sum of current meet at a point in any network of conductors. The algebraic sum of current meet at a point is always equal to 0. लाइट में डालें हैं, is always equal to 0. ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर, कोई कंडक्टर का नेटवर्क हो, उस नेटवर्क के किसी भी पॉइंट पर कितने भी वायर आ रहे हो, कितने भी कंडक्टर्स आके कनेक्ट हो रहे हो, वहां पर सभी के करंट का अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0. ध्यान देना है, हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क ऑफ कंडक्टर ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, वो इस पर यहां देख रहे हो 4 कंडक्टर आ रहा है, मिल रहा है, I1, I2, I3, I4, I4 का इसका कहना यही है कि इस सभी के करंट का सम क्या होगा? 0 होगा। किस आधार पर भाई बोल दिए? किरचॉफ ने किस आधार पर इस बात को कहा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीट एट ए पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0? तो सिंपल कंसेप्ट है इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी पॉइंट पर जितना इनकमिंग चार्ज होगा, जितना चार्ज आएगा, उतना ही चार्ज उस पॉइंट को छोड़ेगा भी। चार्ज सर्किट में, कंडक्टर के अंदर कहीं एक्युमुलेट नहीं होता, चार्ज कंडक्टर के अंदर कहीं एक्युमुलेट नहीं होता, फ्लो करता है, तभी तो करंट कहलाता है। तो यहां है क्या, वो पॉइंट पर हम आगे आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, लेकिन इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लिया जाता है और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव। आप लगाओ यहां पर, पहले ध्यान दो, पहले इसके हिसाब से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख डालो। इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स द अलजेब्रिक सम ऑफ current meet at a point is always equal to 0. That is sigma I1 से n इक्वल टू क्या होगा? 0. I इक्वल टू 1 से n इक्वल टू क्या होगा? 0. कोई दिक्कत? अब इसी चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेंगे। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेंगे। आइए ध्यान दीजिए, तो इस एग्जाम्पल के लिए I1 प्लस I2 प्लस इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इनकमिंग करंट I1 I2, गलत, यहां थोड़ा I3 और I4 आउटगोइंग, तो I1 I2 I3 और I4। आप क्या लिख सकते हो? I1 प्लस I2
इक्वल टू I3 प्लस क्या होगा, I4 लिख सकते, I4 लिख सकते। जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज क्या किया, छोड़ा। समय के किसी पॉइंट पर जितना इनकमिंग चार्ज है उतना ही चार्ज क्या है, आउटगोइंग। ठीक, आपने क्या देखा, डेफिनेशन देखा, सिंपल क्या किया, आपने एक छोटा सा हम सर्किट का कोई पोर्शन ले आकर के यहां पर रखे, उस केस में आपको हमने दिखाया क्या होगा। थोड़ा देखिए ध्यान से यहां पर, अब आपको एक ऐसा नेटवर्क दिखाया गया, ये I1 I2 I3, यहां क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 0। दिमाग लगाइए, ये सही है कि गलत है, ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, यहां सही है कि गलत है। आपने सिंबल के रूप में क्या स्वीकार किया है, इनकमिंग करंट क्या आपका पॉजिटिव है, आउटगोइंग करंट नेगेटिव है। इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, सब के सब पॉजिटिव है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इक्वल टू 0 है। आपने कहीं सुना है बहुत सारा 2 4 कुछ भी पॉजिटिव चीज को जोड़ दें और 0 रिजल्ट आए, कभी नहीं सुना कि 2 4 पॉजिटिव चीज हैं सबको जोड़ेंगे तो 0, कभी नहीं हो सकता। केवल चार्ज आए ही इस पॉइंट पर और निकले नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कह रहा है क्या, ये कब सत्य होगा, कब सत्य हो गई, किस केस में सत्य होगा, तो कहता है दिस इज ओनली ट्रू व्हेन आइदर वन ऑफ देम हैव नेगेटिव साइन और इंडिविजुअली दे आर 0। इंडिविजुअली ईच ऑफ देम दे आर इक्वल टू 0, इंडिविजुअली दे आर 0। ये तभी संभव है जब इसमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव हो, यानी आउटगोइंग हो करंट, और व्यक्तिगत तौर पर इस सब के सब क्या हो, 0, तभी सही हो। यहां में आपको नोट लिख देते हैं, यहां पर दिस इज ओनली ट्रू व्हेन either at least one of them have negative sign or they are individually 0। या तो सबके सब व्यक्तिगत तौर पर 0 है, या फिर क्या है सर, या तो सबके सब व्यक्तिगत तौर पर 0 है, या फिर क्या है, इसमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव साइन रखता है, यानी उसका डायरेक्शन अलग होगा, आउटगोइंग का होगा, तभी जाके इनकमिंग इक्वल टू क्या होगा, आउटगोइंग होगा, अदरवाइज नहीं। बस समझ में आ गया। अब हम आते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फर्स्ट लॉ या लूप रूल या जंक्शन रूल। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं। सम
important points regarding फर्स्ट लॉ, और इसको क्या कहते हैं? जंक्शन रूल, और क्या कहते हैं? पॉइंट रूल। पहला कहता है a frequently asked objective question, it is based on the law of conservation of charge, और सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है, और दोनों में कंफ्यूज कर जाता है। कंफ्यूज आप मत कीजिएगा। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा क्या है सर? इनकमिंग करंट is taken to be positive. Incoming current is taken to be, while outgoing current is taken to be negative. इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेते हैं। ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है इसका? थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके थोड़ा सा जो लेवल है +2 का, उसका थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। इसमें थोड़ा सा वाइड व्यू लेकर के चलेंगे। तीसरा कहता है, यहां पर पूरा आपको हम फोकस करेंगे। तीसरा कहता है इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन ए सर्किट, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन ए सर्किट हैविंग कैपेसिटर एज ए सर्किट एलिमेंट। ये वैसे सर्किट में भी वैलिड है, एप्लीकेबल है, जिस सर्किट का पार्ट, हिस्सा, अंग कैपेसिटर। यहां ध्यान देंगे हम बाबू, ये अब इस पर पूरा चर्चा हम करेंगे। कहता है सर थर्ड में, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन ए सर्किट having capacitor as a सर्किट एलिमेंट। ये वैसे सर्किट में भी काम करता है जिसमें कैपेसिटर सर्किट एलिमेंट के रूप में। फिर कंसेप्ट एक दे रहे बाबू, और सब चीज के डिटेल्स मैं बताऊंगा। अगला इसमें है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर behaves like conductor. Charging and discharging capacitor behaves like conductor, while capacitor in a fully charged state behaves like insulator, behaves like insulator। क्या कह रहा सर? कंसेप्ट इसका सब डिटेल्स बताएंगे। ये वैसे सर्किट में भी एप्लीकेबल है
जिस सर्किट का हिस्सा कैपेसिटर और क्या कर रहा है, अगर कैपेसिटर चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। और कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो गया, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। सर्किट डायग्राम से इसका पूरा डिटेल्स हम आपको सामने रख रहे हैं। सर्किट डायग्राम के माध्यम से पूरा डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं, पूरा डिटेल्स इसका सामने रख रहे हैं। देखो ध्यान से, आपका इलस्ट्रेशन सर्किट डायग्राम के माध्यम से हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ये R1 R2 C और ये क्या सर R3 I1 या आई आ रहा इधर से I1, इधर से I2। इसको R1 इसको R2 मान लेते हैं। इधर से I आ रहा है, R मान लेना रेजिस्टेंस इसका, C कैपेसिटेंस। बाबू थोड़ा ध्यान लगाइए, हम बताएंगे आपको। इस केस में क्या होगा, जंक्शन लगाएंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये किस केस की बात करते हैं, चार्जिंग कैपेसिटर, चार्जिंग कैपेसिटर। एक मिनट, सिंबल ग्रुप में इसको I1 कर लीजिए और इसको क्या कीजिए R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और इसको I3 I2, I1 इक्वल टू इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट I2 I3। आइए इसमें I1 इसको मानिए, ये डिस्चार्जिंग कैपेसिटर इधर से आ रहा, I2 बराबर I1 प्लस I3, I1 प्लस I3। तीसरा सर्किट देखा जाए, ये क्या आपका R1 R2 R3। अभी क्या है सर, ये तो आपका क्या हो गया, डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। ये डिस्चार्जिंग कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर इन फुली चार्ज स्टेट। इन्हें फुली चार्ज स्टेट,
कैपेसिटर इन ए फुली चार्ज स्टेट, इसी को संसार क्या कहता है? एसटीडी स्टेट। इसी को क्या कहते हैं? एसटीडी स्टेट कहते हैं। ठीक दिख रहा ना? एसटीडी स्टेट कहते हैं। आइए ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा? I2 0 हो जाएगा। इसमें क्या होगा? जो भी करंट देंगे इसमें I1 इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि जब स्टेडी स्टेट आएगा जस्ट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। क्यों? अब इस पर हम चर्चा करते हैं कि वाई चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर behaves like conductor and capacitor in a fully charged state behaves like insulator. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है इसको देखिए, ध्यान देना है। अब आपके पास जवाब क्या है? आप देखो ध्यान से, बहुत आसानी से कंफ्यूज आप होंगे। जैसे अभी तक क्या जानते आए हैं? क्या जानते आए हैं? यही जानते आए हैं कि बिना करंट कैरियर का कहीं करंट नहीं हो सकता। करंट कैरियर के रूप में चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे आयंस हो, चाहे आयंस और इलेक्ट्रॉन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों केस में हम चर्चा कर चुके हैं कि करंट कैरियर के लिए करंट कैरियर होना जरूरी है। आइए आप प्रश्न कहां उठाएंगे कि जैसे यहां से आपका करंट I1 आ रहा है इस कंडक्टर में, कोई दिक्कत नहीं, इधर से गया कंडक्टर है, इसके बीच तो आपको मालूम है ना कि कैपेसिटर प्लेट के बीच तो खाली जगह है, एम्प्टी है, कोई मीडियम नहीं, कोई मीडियम वैक्यूम है। या अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक तो इंसुलेटिंग मीडियम है, ग्लिसरीन है, माइका सीट है, वुड है, पेपर है, अमोनिया है, वाटर है, इस सब के सब इंसुलेटर है। तो आप कहोगे कि भाई इस बीच से करंट पार कैसे हुआ? ये I2 है, ये भी I2 है, यहां करंट कैरियर कौन है? कुछ है दिमाग, सोच रहे हैं आप? यहां तो कोई करंट कैरियर नहीं, इन बिटवीन तो कोई करंट कैरियर नहीं है, और कह रहे हैं कि ये I2 करंट है, इस साइड में भी I2 करंट मिल रहा है। इसके विषय में क्या आइडिया आपको कि भाई कैपेसिटर प्लेट में कैपेसिटर के बीच का जो गैप है उसमें कौन करंट कैरियर? तो अब हम आपको एक नए करंट के विषय में बताने जा रहे हैं, और इस करंट के लिए करंट कैरियर की आवश्यकता है। आइए थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखा जाए। आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखे होंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखे होंगे। वहां क्या देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? whenever change of flux linked with a coil, whenever change of flux linked with a coil, current or EMF is induced in that coil. जैसे कॉइल ले लीजिए, घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कॉइल ले लीजिए, एक मैग्नेट ले लीजिए, कॉइल को फिक्स कीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका कोई कंडक्टिंग कंटेक्ट अर्थ से नहीं, कॉइल क्या होना चाहिए? पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, लूप। आप क्या करो, इसमें एमीटर लगा दो, आप मैग्नेट को लाओ ले जाओ, डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहां क्या हुआ? यहां हम बताएंगे आगे, हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाना है। वहां क्या है कि whenever change of magnetic flux linked with a coil, whenever change of magnetic flux linked with a coil, current or EMF is induced in that coil. The word change is very strong. If no change of flux takes place, then there will be no current. यानी मेरा कहना है कि अगर मैग्नेट को लाएंगे ले जाएंगे, जैसे मैग्नेट का मतलब यहां से अगर टॉर्च ले लें, टॉर्च आप क्या करते हो? ऑन करते हो,
रे निकलता है उससे। क्या देखते हो रे को? जैसे सोर्स से दूर जाते हैं डाइवर्स करता है। यही टॉर्च है, जितना नजदीक लाएंगे इससे निकलने वाला रे मैक्सिमम पार करेगा, जैसे दूर ले जाएंगे घटने लगेगा, नजदीक लाएंगे बढ़ने। तो जिस प्रकार से टॉर्च से रे निकलता है उसी प्रकार से मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है, और वो भी उसी नेचर का डाइवर्ज करता है। तो जैसे जैसे मैग्नेट को नजदीक लाएंगे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, दूर ले जाएंगे डिक्रीज करेगा। तो जब चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज जैसे ही होगा करंट इंड्यूस्ड होगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी हम बाद में बताएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और जितना तेजी से लाएंगे ले जाएंगे उतना ज़्यादा। देखते हैं आपका जनरेटर में जितना रनिंग फास्ट होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर उतना ही ज़्यादा होता है, और रनिंग जितना स्लो होता है कम होता है। हम आगे जाएंगे उसमें बताएंगे बाबू। तो यहाँ आप देखें ध्यान से, मैक्सवेल का कंसेप्ट आया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे हम लोग देखेंगे मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर-सर्किटल लॉ। तो एम्पियर-सर्किटल लॉ ऐसे करंट के लिए फेल था, तो मैक्सवेल ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, यानी मॉडिफिकेशन किया एम्पियर-सर्किटल लॉ, और उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का नया करंट है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक न्यू करंट से इंट्रोडक्शन आपका करा रहा हूं जिसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है भाई? ये दिया हुआ है किसका सर? मैक्सवेल का। मैक्सवेल। ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है भाई? और हम पूरा डिटेल से इसके विषय में देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो मैक्सवेल ने कहा कि जिस प्रकार से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स करंट क्या करता है, इंड्यूस करता है सर्किट, इन द सिमिलर मैनर changing electric flux also induces a special kind of current. That current doesn't requires any current carriers. That current is called displacement current. यानी changing electric flux in a region induces a special kind of current. That current is called displacement current, which doesn't requires any current carriers. ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं सर, यहां कह रहा है सर according to Maxwell, changing electric flux in a region induces, word induce इसका मतलब समझते होंगे कि जैसे ही चेंज वर्ड हट गया वैसे ही गायब हो गया सर। इंडक्शन इंड्यूस चार्ज बताए थे ना, उसी तरह से कहता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए रीजन इंड्यूसेस ए स्पेशल काइंड ऑफ करंट called displacement current. Induces a special kind of current called displacement current, which does not requires any current carrier like electron, ions, etc. मैथमेटिकली ध्यान देना है, मैथमेटिकली displacement current is nothing but what? Epsilon naught times the rate of change of electric flux. Epsilon naught times the rate of change of electric flux.
मतलब किसी जोन में, जिस प्रकार से आपने मैग्नेट के विषय में उसी तरह से इन्होंने कहा कि किसी जोन में जितना तेजी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा, पहले फिर से सुने, किसी जोन में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा हो, किसी जोन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा हो, उस जोन में एक विशेष प्रकार का करंट इंड्यूस्ड होगा, एंड द नेम ऑफ दैट करंट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट। अब करें उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैं किस पर डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ चेंज पर। तो वही कहा उन्होंने कि किसी जोन में जितना तेजी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, उतना ज्यादा मात्रा में डिस्प्लेसमेंट करंट इंड्यूस्ड होगा। यानी एप्सिलॉन नॉट तो क्या है सर, कांस्टेंट है, तो इसका कह रहा है क्या, आईडी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डी फाई बाई डी टी। जितना फास्ट चेंज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा उस जोन। तो मैं बताया था ना थोड़ा देर पहले, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट कैपेसिटर बिहेव्स लाइक कंडक्टर, क्योंकि जितना चार्ज होगा, जितना फास्ट चार्ज होगा, जितना फास्ट डिस्चार्ज होगा, उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फास्ट चार्ज और फास्ट फ्लक्स किस प्रकार से चार्ज से जुड़ा हुआ है, फिर इसको एक्सपोज कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इसमें जो कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट होता है उसको आईसी, कंडक्शन करंट, इसके बीच के करंट को मैंने क्या बताया, आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको कंसेप्ट क्या देना है, आईडी, क्योंकि एक ही लाइन में ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में है। जैसा कि जानते हैं एक ही वायर में अलग अलग करंट नहीं होगा, आपको यहां प्रूफ करना होगा, आईसी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, आईडी होगा, आईसी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, आईडी होगा। ठीक, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं बाबू को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या कहता है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहता है, आप देखो ध्यान से। तो मैंने क्या बताया, जितना तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज, आप जानते हो फाई इज नथिंग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नाउ आईडी इज नथिंग एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है बाबू का, कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, तो आईडी इज नथिंग, और डी क्यू बाई क्या हो गया, ये कट गया सर, तो आईडी डी क्यू बाई दिस इज नथिंग बट व्हाट, आईसी। तो आईडी इक्वल टू आईसी हो गया कि नहीं हो गया। तो जितना तेजी से, जैसे क्या होगा, जैसे ये प्लेट ले लिए, अभी कुछ नहीं था, जैसे जैसे चार्ज ग्रो करेगा वैसे वैसे फ्लक्स ग्रो करेगा। तो जितना तेजी से, चूंकि आप जान रहे हो हाई प्रोपोर्शनल टू क्या है, क्यू, तो जितना फास्टली चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही तेजी से चेंज करेगा, और जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स तेजी से चेंज करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट ज्यादा होगा। तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यानी इसी कारण से मैं बताया था कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर बिहेव्स लाइक कंडक्टर व्हाइल कैपेसिटर इन ए फुली चार्ज स्टेट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। फिर देखिए, जब डिस्चार्ज होगा तो चार्ज घटेगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट आएगा। अभी देखे थे ना, अभी यहाँ क्या देख रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में। अभी इधर से करंट इधर गया था, इधर, अब सोर्स के रूप में कौन काम कर रहा है, कैपेसिटर। इधर सोर्स के रूप में, इसके पहले वाला सर्किट जिसको मिटाए हैं, इधर से करंट, सोर्स इधर था, करंट इधर से आ रहा था। अब ये सोर्स जैसा भी है, अब ये करंट भेज रहा है और इधर जा रहा है, I2 इक्वल टू I1 प्लस I3 हो रहा है। अभी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर फुली चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, उस पर चार्ज कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, भर गया कैपेसिटर। तो जैसे ही Q कांस्टेंट हो जाएगा, Q कांस्टेंट हो जाएगा, dq बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो। dq बाई dt IC क्या हो जाएगा, जीरो। ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट जैसा, ओपन सर्किट।
और ओपन सर्किट एयर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये कैसा बिहेव करेगा सर, इंसुलेटर जैसा। तो जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ उसको स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। जैसे ही स्टेडी स्टेट में आया कैपेसिटर तो क्या देखोगे, स्टेडी स्टेट में आने के बाद क्या होगा, चार्ज का मान फिक्स हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट चीज़ का रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा, तो आईडी जीरो हो जाएगा। आईडी जीरो हो गया, वैसे ही वो ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करने लगा, यानी क्या हो गया सर, इंसुलेटर जैसा व्यवहार करने लगा। बाबू क्या सुना, क्या सीखा, यानी हमने बताया यही कि दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल, दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन ए सर्किट having capacitor as a circuit element, and charging and discharging capacitor behaves like insulator, while charging and discharging capacitor behaves like conductor, while capacitor in a fully charged state behaves like insulator। अब आपको बताया मैं कि किस प्रकार से चार्जिंग, इस कंसेप्ट को किसने दिया था, डिस्प्लेसमेंट करंट का, मैक्सवेल ने। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, whenever change of electric flux linked in a space, whenever change of electric flux linked in a region, a special kind of current is induced in that region. That special kind of current is called displacement current, which doesn't require any current carriers. Mathematically, displacement current is nothing but what, epsilon naught times d phi by dt। phi क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इस केस में क्या दिखा बाबू, कि हमें तो बताना था ना कि करंट जो है एक सर्किट में कहीं भी होगा तो बराबर होगा। इसमें अगर आईडी है और इसमें आईसी है तो आईडी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आईसी, और प्रूफ करके दिखा दिया, आईडी इज नथिंग बट व्हाट, आईसी। तो आपने देख लिया, क्या दिखा, एक नया चीज सीखा, डिस्प्लेसमेंट करंट का, और ये कंसेप्ट किसने दिया, मैक्सवेल ने। और फिर आपने देखा ये क्या है सर, तो ये क्या है, तो कैपेसिटर जो है जनरली डीसी सर्किट जो जितना होता है उसमें कैपेसिटर ना के बराबर यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि डीसी सर्किट में करंट ग्रो और डीके नहीं होता है, करंट कांस्टेंट, तो तुरंत ही कैपेसिटर क्या आता है, नैनो सेकंड में, मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में चार्ज हो जाता है फुली, तुरंत ओपन सर्किट जैसा। और जितना भी एसी सर्किट होगा, एसी सर्किट में करंट कभी मैक्सिमम वो क्या होता है, करंट वेरी करता है, कभी कांस्टेंट सैचुरेट नहीं करता है, उसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, वो साइनसॉइडल कर्व में आपका ये होता है, वेरी करता है, टाइम के प्रत्येक बिंदु पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है, और डायरेक्शन जो होता है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर चेंज करता है। तो एसी करंट में जितना हाई फ्रीक्वेंसी का एसी होगा उसके लिए कैपेसिटर उतना ही गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी का होगा, हम बताएंगे, सब ध्यान में आ गया। तो हमने क्या बताया, हम एक नया चीज बताया, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो जब भी किसी जोन में, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा, चेंज वर्ड, जैसे चेंज खत्म, चार्ज मैक्सिमम हो गया, फिक्स हो गया, भर गया, चार्ज का बढ़ना घटना बंद हो गया, फ्लक्स का बढ़ना घटना बंद हो गया, वैसा ही क्या हो गया सर, जीरो हो गया। बात समझ में आ गया। जब तक वर्ड चेंज लगा रहेगा तब तक ये करंट जिंदा होगा, जैसे ही चेंज खत्म हो गया वैसे ही करंट जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यही कहता है सर कि ये जो आपका फर्स्ट लॉ है वैसे सर्किट में भी लागू होता है जिस सर्किट में करंट, कैपेसिटर क्या है, सर्किट एलिमेंट। देख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ लिए। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं। फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। देखिए ध्यान से,
आपने देखा छोटा सा सर्किट है, सिंपल सा ब्रांच है, ए बी सी, 3 पॉइंट है। हमने कुछ करंट का वैल्यू दे दिया, कुछ छोड़ दिया इसी तरह। अब आपको बताना है कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, बता देंगे तुरंत, I3 इक्वल टू कितना। देखें सिंपल है, अगर सभी पॉइंट पर करंट का सम कीजिए 0, देखिए तुरंत आ जाएगा। आप देखिए यहां 3 एम्पियर आ रहा, 2 एम्पियर निकल रहा, तो घट कितना आ रहा सर? अब देखिए हो जाएगा। इनकमिंग करंट कितना? 3 एम्पियर। आउटगोइंग कितना निकल रहा है? 2, इधर 1 जाएगा। यहां देखिए 2 आ रहा है सर, इधर से 5 निकल रहा है, कितना आ रहा है सर? 3 एम्पियर। अब देखिए ध्यान से, यहां ये जा रहा है सर, ये निकल रहा है, यहां से 5 आ रहा है, ये पता नहीं कितना जा रहा है, लेकिन 8। I3 बराबर भी क्या होगा? सिंपल है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं सर, यहां देख लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं, आपका आते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ काफी यूजफुल है सर, यूजफुल तो ये भी है, यूजफुल तो ये भी है, बहुत जगह आपको सर्किट में यूजफुल है ये। लेकिन यहां क्या आ रहा है सर, यहां क्या कह रहा है सर, इस सेकेंड लॉ जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये हम बता रहे हैं आपको कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये कह रहा है क्या, कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर पूरा डिटेल्स इसमें देंगे। अगला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ 2 चीज है सेकेंड लॉ से। एक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हर हालत में सर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, और एक है अनइक्वल ईएमएफ का, अगर सेल हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। तो अभी आपका क्या होगा, अगला क्लास काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है।